हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में बीएचईएल री एग्जाम के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएचईएल का एग्जाम दिया वहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई, स्कोर कम आया, काफी सारे स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर आया। अभी री एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या पैटर्न हो सकता है, कौन सी मिस्टेक को आप लोगों को अवॉइड करना है एंड किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, इस वीडियो में मैं कंप्लीटली गाइड करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो एक तरीके से आप लोगों के लिए रोड मैप होने वाली है और ये मेरा वादा है, यदि आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हो तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि आपका बीएचईएल में सिलेक्शन होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बीएचईएल का री एग्जाम होने वाला है। पब्लिक नोटिस बाय भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से 3 नवंबर 2025 को आ चुका था, जहां पर 8 अक्टूबर 2025 को बीएचईएल आर्टिजन ग्रेड 4 का जो एग्जाम हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है एंड री एग्जाम को शेड्यूल किया जाएगा। सबसे पहला सवाल आ रहा है कि जो शेड्यूल है वो कब तक हो सकता है, हमको कितना समय और मिल सकता है बीएचईएल के री एग्जाम के लिए। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए जो समय है समवेयर अराउंड ये मान के चलिएगा कि 3 नवंबर 2025 को ये डिसाइड किया कि बीएचईएल री एग्जाम लेगा। तो यहां पे इनका जो टेक पार्टनर है बेसिकली वो ऑलरेडी है, यानी कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, तो उनके लिए इनको बिडिंग वगैरह नहीं निकालना है, टेंडर नहीं निकालना है, सारी चीजें ऑलरेडी है। तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि विद इन 30 डेज आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, यानी कि दिसंबर फर्स्ट वीक में पूरे चांसेस है कि आपका एग्जाम बीएचईएल कंडक्ट करा ले। और बीएचईएल का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कहीं ना कहीं वो काफी फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज बीएचईएल में करंट सिनेरियो में यदि देखा जाए तो मैन पावर की काफी ज्यादा कमी महसूस हो रही है। इस वजह से ये रिक्रूटमेंट को कहीं ना कहीं काफी फास्ट करने के चांसेस है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक या मैक्सिमम सेकेंड वीक तक आपका एग्जाम जा सकता है और उससे 7 डेज पहले आपको इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस है, जो कि बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मिल सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है, फाइनल जो भी डेट आएगी बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करी जाएगी, उसके बारे में मेरे द्वारा आप लोगों को इंफॉर्मेशन चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इसके थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करेंगे, यानी कि सिलेबस को हम डिटेल्स में नहीं देख रहे होंगे, लेकिन मेरे द्वारा यह गाइड करने की कोशिश करी जाएगी कि जो आपका बीएचईएल ने ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है उसको किस तरह से कंप्लीट करना है, सो दैट कि एग्जाम में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इन दिनों में आपको किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए और कंप्लीट रोड मैप फॉर सिलेक्शन, ये सारी चीजों को इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, व्हाई बीएचईएल री एग्जाम इज इंपॉर्टेंट, क्यों आप लोगों के लिए बीएचईएल का री एग्जाम महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए कि बीएचईएल जॉब मतलब कि लाइफ की स्टेबिलिटी, या आप लोगों के लिए ये एक डू एंड डाई सिचुएशन है, बिकॉज आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, आपने स्टडी करी, आपने आईटीआई करी और अभी आपका वो फाइनल मुकाम है जहां पर आप एग्जाम दोगे। यदि आपका जॉब लग जाता है तो फाइनल आने वाली जो इंटायर लाइफ है कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से चेंज होने वाली है, एक स्टेबल लाइफ आप लोगों को मिलने वाली है। और दूसरी कंडीशन, यदि थोड़ी बहुत भी मिस्टेक होती है, आप उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते, तो कहीं ना कहीं जॉब से वंचित रह के थोड़ा सा डिफिकल्टीज लाइफ में फेस करना पड़ सकती है। आने वाली वैकेंसीज कब आएंगी, कहां आएंगी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी, तो कई सारे सवाल हैं। तो यहां पे उन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है कि बीएचईएल का री एग्जाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों के लिए एक सेकंड गोल्डन चांस होने वाला है। अब देखिए, यहां पे कुछ पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये एग्जाम और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि यू ऑलरेडी नो द पैटर्न, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके एग्जाम को दे चुके हैं। आपने ये चीज देखी है कि मेरे मार्क्स ऑलरेडी कितने आए हैं, कहां पर कमी है, किस तरह का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन चीजों से आप भली भांति अवेयर हो चुके हो। तो इससे क्या होगा, प्रिपरेशन करने के लिए एक राइट डायरेक्शन ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक्स अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो
उन मिस्टेक से बचना है। वो कौन सी मिस्टेक है आगे वीडियो में समझ रहे होंगे। सेकंड पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चंस रिपीट पैटर्न फॉलो करते हैं बीएचईएल यदि देखा जाए। देखिए जब भी री एग्जाम होता है तो री एग्जाम में चीजें किस तरीके से होती हैं, जब भी आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा वहां पर हमेशा पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए दूसरे क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया जाएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन पेपर हुआ है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि आने वाला क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं उसी तरह का क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन टॉपिक चेंज हो सकते हैं। आपने ये देखा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे थे, क्वेश्चंस डिटेल से पूछे थे, क्वेश्चन किस बुक से कैसे डिटेल से जो है एक्सट्रैक्ट किए गए थे। तो काफी सारा डेटा हमारे पास में, बशर्ते कि हम उस चीज को समझें और उसके हिसाब से एक्ट करें, जब हमको पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा। यदि हम विदाउट जाने केवल और केवल अपनी मन की तसल्ली के लिए कि हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और रैंडमली यूट्यूब पर क्लासेस ले रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, रैंडमली बुक्स पढ़ रहे हो, तो वहां पे चीजें आपकी नहीं बनेगी। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट स्टडी से ही आपका एग्जाम निकलने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टडी कर लोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। इस गलत फहमी से आप बाहर आ जाइए, क्योंकि आपको स्मार्ट तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। सेकंड, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सिलेबस भी ऑलरेडी आपको पता है। इससे पहले हमको एक डाउट था कि बीएचईएल ने जो सिलेबस दिया है वो लेवल 4 का सिलेबस दिया है, क्या वहां से वो लेवल 5 से क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकता है? क्योंकि हमारे सिलेबस में काफी कम टॉपिक हैं, लेवल 5 में काफी ज्यादा टॉपिक हैं। यदि हम फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मशीनिस्ट की बात करें, जहां पे लेवल 4 में काफी सारे टॉपिक को रिड्यूस किया है, और बीएचईएल ने लेटेस्ट पैटर्न अकॉर्डिंग टू डीजीटी निमी का जो लेवल 4 का पैटर्न है उसको एज इट इज कॉपी करके आपको दिया है कि हम यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जो एग्जाम हुआ वहां पे ये चीज क्लियर हो चुकी है कि लेवल 4 का जो सिलेबस है एक भी क्वेश्चन वहां से आउट नहीं पूछा है, बल्कि उसके अंदर से सारे क्वेश्चंस पूछे। तो हमारे को एक चीज क्लियर हो गई कि जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा हम सेफ्टी के लिए गार्ड लेके चल रहे थे, उन चीजों को पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पे कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमारा जो पेपर आएगा वो एग्जैक्टली इस सिलेबस से आएगा, ये टॉपिक है, ये स्टडी मटेरियल है। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। कौन सी वो मिस्टेक्स हैं आगे वीडियो में समझ रहे होंगे। तो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है ऑफिशियली, केवल उन सिलेबस को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 4 है हमारा जो पॉइंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा री एग्जाम, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुके हैं। आप एक बार कंप्लीट बीएचईएल की प्रिपरेशन कर चुके हो, जहां पर आपने अपने पूरे सिलेबस को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कंप्लीट किया, आपने कोर्सेस लिए होंगे, सेल्फ स्टडी करी होगी, व्हाटएवर जो भी किया होगा। लेकिन यदि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे तो बीएचईएल की एग्जाम डेट तक आपने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को क्लियर किया होगा। लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड होने के दौरान आपसे कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां पे आपको एग्जाम देने जाते समय डर लग रहा होगा, और लग रहा होगा यार वो टॉपिक मेरा अच्छी तरीके से कवर नहीं हो पाया, शायद मैं उसमें और एफर्ट डाल सकता हूं। और आपको यह डर होगा कि यदि उस टॉपिक से क्वेश्चंस आ गए तो कहीं मेरा क्वेश्चन छूट ना जाए। तो अभी आपके पास में एक एडवांटेज है, जो है टाइम एडवांटेज, कि आपकी जो कमी रह गई थी वो भी आपको पता है और आपके पास में समय भी एक्स्ट्रा है। तो क्यों ना उस कमी को पूरा किया जाए और अपने एग्जाम को सही तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। तो ये तो कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपका जो बीएचईएल री एग्जाम है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कई सारी मिस्टेक बेसिकली करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े मिस्टेक की तरफ, थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को चीजें क्लियर हो जाए। यहां पर समझिएगा, आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए, टोटल मार्क्स जो है वो 120 टोटल क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। ट्रेड थ्योरी से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो 70 क्वेश्चन 70 नंबर के होंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड ड्राइंग से 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में कुछ एप्टीट्यूड के, जनरल मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकता है, तो उसको हमको लेके चलना है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज तो क्लियर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन करेक्ट करने पर 1 मार्क्स आपको दिया जा रहा होगा। इनकरेक्ट होता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की है, जैसा कि आप सभी को पता है। क्लियर है। अब यहां पे
ये तो हमारा एक कॉमन सा पैटर्न है, हमको चीजें समझ में आ रही हैं। हमको हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करना है, सभी का डिटेल सिलेबस है, चाहे ट्रेड थ्योरी के सिलेबस की बात करें, WCS के सिलेबस की बात करें, ड्राइंग के सिलेबस की बात करें, रीजनिंग की बात करें, हर एक के BHEL ने टॉपिक दिए हुए हैं कि हम इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहां पे कोई बहाना नहीं है कि सर हमको तो पता ही नहीं था कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अभी हम लोग एक बार सिलेबस को ओपन करके मैं एक ब्रीफ गाइडेंस दे दूंगा, रीजनिंग के बारे में कैसे करना है, एप्टीट्यूड के बारे में कैसे करना है, ड्राइंग एंड WCS में कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मस्ट अवॉइड। यहां पे जो कॉमन मिस्टेक्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, इनको अवॉइड करना है, इन मिस्टेक्स को। और ये मैं मेक श्योर मुझे बहुत अच्छे तरह से पता है कई सारे स्टूडेंट्स इन मिस्टेक्स को अभी कर रहे हैं। यदि अभी से भी आप सतर्क हो जाते हो तो डेफिनेटली आपके एग्जाम निकलने के काफी ज्यादा चांसेस है। देखो, एग्जाम कोई अलग से नहीं, प्लानिट से आके कोई स्टूडेंट्स नहीं निकलता, आप सब स्टूडेंट्स में से ही निकलते हैं एग्जाम। लेकिन वहां पे वो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम निकाल रहे हैं वो आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। यदि ये आप सोच रहे हो, ये आपकी गलतफहमी है, बशर्ते कि उसने सही तरीके से फोकस कर लिया, सही स्टडी मटेरियल से पढ़ा है, और जो लिमिटेड समय है आपके एग्जाम तक उसने उस समय का सही यूटिलाइज कर लिया। आपने भी मेहनत करी, हो सकता है आपने उस स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करी, बशर्ते क्या है आपकी डायरेक्शन थोड़ी सी गलत थी, आपका स्टडी मटेरियल थोड़ा सा गलत था, इस वजह से चीजें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। तो इनके ऊपर फोकस करना है। कौन कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है? सबसे पहली मिस्टेक मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं ये मिस्टेक, और ये मिस्टेक है सिलेबस को इग्नोर करके रैंडमली पढ़ना। रैंडमली पढ़ने का मतलब क्या है? आप YouTube पर आए, कोई क्लास लाइव चल रही है, उसने कहां से क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया है, कौन से क्वेश्चन लिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, कोई भी एक टीचर है ना, यदि वो रिस्पॉन्सिबल टीचर नहीं है, हर एक टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा, उसको मतलब है कि मेरा YouTube पर एक वीडियो जाए या क्लास जाए, सो दैट कि मेरे YouTube का जो एल्गोरिथम है उसको व्यूज मिले, राइट। लेकिन सेकंड चीज, जो कंज्यूमर है वो उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि मैं अपना समय यदि इस वीडियो को कंज्यूम करने में दे रहा हूं, क्या ये राइट कंटेंट है। देखो, आज के टाइम में आपको कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन राइट कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है, और मिलने से ज्यादा जरूरी है कि उस राइट कंटेंट को राइट समय पर पहचानना। आपको वो आना चाहिए कि कौन सा एक करेक्ट कंटेंट है जिसको मुझे कंज्यूम करना है, जिससे मुझे फायदा हो। ये एक उसी तरीके से है, आपको एक पर्टिकुलर बीमारी है, उस बीमारी के लिए बहुत सारे डॉक्टर हैं, आपको अब ये फीवर, और दूसरा डॉक्टर है वो आपको दवाई दे रहा है भाई लूज मोशन की, तो क्या फीवर सही होगा? नहीं होगा। तो आपको ये समझना है कि राइट चीजें कहां पर है, राइट कंटेंट क्या है, कौन सा स्टडी मटेरियल मुझे कंज्यूम करना है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस को इग्नोर करके रैंडम नहीं पढ़ना है आपको। क्या होता है ना, कई बार एक चीज अर्ज आ जाती है अपने अंदर से, हाँ यार मैं तो 18 घंटे से पढ़ रहा हूं, 5 घंटे लगातार पढ़ा, मैंने 2 घंटे की क्लासेस ले ली, यूट्यूब पे मैं बैठा हूं, लेटा हूं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक रिसर्च बेस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जब आप एक जोन में चले जाते हो ना, आप पूरी गहराई में चले जाते हो, आप ये दिमाग लगाते हो कि हाँ यार पेपर में, ये एक पेपर जो है ना उसको जब आप एनालाइज करोगे ना, 3 दिन लगेंगे उस पेपर को एनालाइज करने में, समझने में, और वहां पे डॉट कनेक्ट होगा, हाँ यार ये टॉपिक से इस तरीके से क्वेश्चंस आया, डेफिनेटली आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस यहां से डेफिनेटली आ सकते हैं। वो चीज आने लगी ना, मुझे क्लियरली ये चीजें दिखाई देती हैं कि हाँ, और एग्जैक्टली वैसा एग्जाम पेपर में होता है, और मैं वही चीज केवल आपको गाइड कर सकता हूं, सिखा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, लेकिन उसके प्रति सीरियस होकर आपको काम करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट सीरियस होकर काम कर लेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका जॉब कोई नहीं रोक सकता। यहां नहीं होगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा, ये फॉर श्योर है, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का सिलेबस। जो सिलेबस दिया है उसको प्रिंट होना चाहिए हर स्टूडेंट्स के पास में, और एक एक टॉपिक के ऊपर हाइलाइटर लगा होना चाहिए, और उसके ऊपर एक इमोजी बना दो भैया स्माइल की, कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मेरी स्माइल पक्की है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड मटेरियल से कंप्लीट कर लिया है। मैं बार बार स्टैंडर्ड मटेरियल को जिक्र कर रहा हूं, तो इस स्टैंडर्ड मटेरियल का मतलब है निमी लेवल 4 का बुक। यदि आपके पास में नहीं है, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट
अवेलेबल है, आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट करा सकते हो। आप एप्लीकेशन में जाओगे, फ्री कोर्सेज सेक्शन में जाओगे, वहां पे कोर्सेज मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स नेम से एक कोर्स लिस्ट है। उस कोर्स में जाके अपने ट्रेड को चूज करोगे। ट्रेड को चूज करने के बाद में वहां पर इंग्लिश, हिंदी, आपकी ट्रेड थ्योरी, WCS, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर डीजीटी के द्वारा बुक दिया है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां पे मैंने लिंक डाली हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से ले लीजिए। तो वहीं से मैं जब भी स्टैंडर्ड मटेरियल का रेफरेंस कर रहा हूं, वो आपका स्टैंडर्ड मटेरियल है जो डीजीटी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। सो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर है, आप जुड़े हुए हो मुझसे, तो मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में गाइड करता रहता हूं। जो सेकंड कॉमन मिस्टेक होती है, वो सेकंड कॉमन मिस्टेक है कि प्रीवियस एग्जाम पेपर को एनालाइज ना करना। आपका एग्जाम पेपर हो गया, आप दे के आए, वहां पे आप एनालाइज ना करना। देखो, दो तरीके से एनालाइज करना है आपको क्वेश्चन पेपर को। एक एनालाइज करना है सबसे पहले कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे। क्या किसी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, किसी बुक के डिटेल से एक्सट्रैक्ट किए गए, क्योंकि अभी तो आपके पास में पेपर आ चुका है। पेपर आ चुका है तो आप उसमें यह समझने की कोशिश करोगे कि यह क्वेश्चन कैसे पूछा, इसका आंसर जब आप ढूंढने जाओगे तो कहां मिल रहा है, कैसे मैं इस आंसर को फाइंड आउट कर रहा हूं। अच्छा, मैंने डिटेल्स पढ़ के इसको फाइंड आउट कर पा रहा हूं, अरे ये डिटेल से यहां से क्वेश्चंस आ रहा है। डेफिनेटली सिलेबस में और भी टॉपिक है, मुझे सभी टॉपिक के जो सिलेबस है उसको एक बार डिटेल्स में देखना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा और खुद कोशिश करना पड़ेगा क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करने का। और वो क्वेश्चन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ना कि वो क्वेश्चन जो रैंडमली मैं पढ़ रहा हूं या कहीं भी क्लास ले रहा हूं, वहां 20 क्वेश्चंस आके जो है चल रहा है चीजें, वो आपके ऊपर है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन चीजों को समझ सकते हो। मैं बहुत ज्यादा वो चीजों के बारे में नहीं जाऊंगा। तो यहां पे मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे प्रीवियस एग्जाम पेपर को एनालाइज करना है। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है एनालाइज करने का? दूसरा तरीका सेल्फ एनालाइज करना, कि जब मैंने क्वेश्चन पेपर को दिया तो वहां पे मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, और गलत होने का रीजन क्या? क्या मैंने इन टॉपिक को नहीं पढ़ा था, या टॉपिक को पढ़ा था लेकिन राइट बुक से नहीं पढ़ा था, राइट स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ा था, राइट जगह से नहीं पढ़ा था, या उतना गहन अध्ययन नहीं किया था। मैं गारंटी देता हूं आपको जवाब मिल जाएगा, यदि आप सच्चे दिल से अपनी आंखों में आंखें डाल के हिम्मत करके पूछोगे। बस सर तो ये मत बोल देना सर मेरा ट्रेड थ्योरी तो बहुत अच्छा क्लियर है लेकिन नॉन टेक में मिस्टेक हो गया, सर मेरा नॉन टेक तो बहुत अच्छा है यहां मिस्टेक हो गया। ऐसा नहीं है। चाहे आपका कितना भी टेक्निकल अच्छा हो, हमेशा कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है, सीखने की चीजें होती हैं। आज भी मैं जब क्वेश्चंस आता है वहां पे मैं भी फंसता हूं, ऐसा नहीं है। तो हमेशा कुछ ना कुछ चीजें सीखने की होती हैं। प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? अभी एमपीपीजीसीएल का क्वेश्चन पेपर देखा होगा आपने, सिंपल था, लेकिन कई सारे कुछ सिंपल था, लेकिन क्या वो क्वेश्चन डायरेक्टली आए कहीं से? नहीं। तो अभी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, इस बात को तो आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। मैं ऑलरेडी 2 साल से, पिछली 2 साल से आपसे ये बातें बोलते आ रहा हूं कि डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। फिर भी मेरे पास में सवाल ये आते हैं, सर मैंने इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ लिया, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? अब मैं क्या बोल दूं, क्या बोलूं मैं उनको? सर मैंने ये वाला आपका 1000 MCQ क्वेश्चन को रट लिया है सर, आपके द्वारा प्रोवाइड करा है, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। मैं बोलता हूं वो केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। वहां पे किसी क्वेश्चन में फंसते हो तो वहां पे डिटेल्स में जाने के लिए है, आपको अपने बारे में ये पता लगाने के लिए है कि मैं कहां पे किस टॉपिक में फंस रहा हूं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपने कोई क्वेश्चन बैंक को रट लिया, पढ़ लिया तो वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले 2022 से पहले ये होता था, लेकिन 2022 के बाद में ऐसा कतई नहीं होता है। हमेशा आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ एआई एक्सट्रैक्शन। और अभी आपके कोर्सेज में, टेस्ट सीरीज में मैं पूरे जो भी क्वेश्चंस डाल रहा हूं वो सभी एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन डाल रहा हूं। इवन हर चैप्टर के बाद में जो आपको कोर्सेज में कराए हैं आपके एमसीक्यू डिस्कशन, वो एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चंस है। वहां पे ये आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा और इसका फायदा आपको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से देखने को भी मिला था और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में भी बहुत अच्छे तरीके से इसका फायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स जो है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड ड्राइंग को इग्नोर कर देना।
देना। आपका ट्रेड थ्योरी अच्छा है, उसको पढ़ने में मन लगता है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो दूसरा टॉपिक है WCS एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसको जो है इग्नोर कर देना या रीजनिंग को नहीं पढ़ना। सभी को आपको बराबर वेटेज देते हुए कंप्लीट करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन टॉपिक को देखिए, यहां पे बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है, जो भी कोर्सेज वाले कैंडिडेट है 14 या 15 क्लासेस है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, और वादा है मेरा कि वहां से बाहर चला जाए ना। तो इस बार गया था, जबकि वेल्डर वाले ने जो कोर्स लिया था वेल्डर में, तो A to Z आपका छपा था पेपर में, राइट। तो वहां पे कुछ भी नहीं, केवल डिटेल्स पढ़ना है, जो चीजें समझाई गई है एज वर्कशॉप में। जब आप काम करोगे तो ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, क्या चीजें हैं, कौन सी लाइंस है, तो वो सारी एज स्टैंडर्ड मटेरियल से आपको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है मिस्टेक 4, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर ना देना। अब यहां पे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर ना देने का मतलब ये नहीं है कि आप देते जा रहे हो विदाउट कुछ चीजें। देना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, देना ऐसे है, आप कोई भी पेपर को सॉल्व कर रहे हो, उस पेपर को सॉल्व करते समय जो भी क्वेश्चंस आपके मिस्टेक हुए, गलत हुए, वो अलग एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप टेस्ट सीरीज में देते हो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पे, वहां पे उसी तरीके से सीक्वेंस किया गया है। इनकरेक्ट क्वेश्चंस आपके अलग आ जाएंगे, देन उन इनकरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर आपको गहन अध्ययन करना है। केवल और केवल उसके राइट आंसर को देख के आगे नहीं बढ़ना है, उस पूरे के पूरे टॉपिक को आपको क्लियर करना है कि आपका गलत क्यों हुआ, बिकॉज आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं है। तो पहले उस टॉपिक को क्लियर करो, उसके बाद आप नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर आगे बढ़ो या नेक्स्ट पेपर के ऊपर आगे बढ़ो। ये चीजों को फॉलो करोगे, आपका जो है एग्जाम आराम से निकलेगा। अगला जो मिस्टेक है, जो फॉर्मूला होती है, डेफिनेशन होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको रटने की कोशिश करते हैं विदाउट समझे। तो आपका टेक्निकल तो इवन ऐसा है जहां पे आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता होती है। यदि एक माइक्रोमीटर है तो वो कैसा माइक्रोमीटर है, कैसे वर्क करता है, कैसे नट बोल्ट के सिद्धांत का उसका प्रिंसिपल क्यों है, कैसे हम एक राउंड घुमाते हैं आगे बढ़ता है, क्या लिस्ट काउंट है, कैसे वो एक्यूरेटली वर्कपीस को मेजर करता है, वो सारी चीजें आपके माइंड में होना चाहिए। कौन से एरर है, क्यों है, यानी कि वो क्या है ना, आप डॉट से डॉट कनेक्ट कर दोगे, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे नहीं छूटने वाला। तो आपको उसके लिए खुद को इस डिस्ट्रैक्शन से रोकना है। ऐसे नहीं, उछल कूद नहीं करना है। उछल कूद में क्या होता है, आपने ये क्लास देखी, यहां दूसरी क्लास यूट्यूब पे चल रही है, वहां देखी, तीसरी वहां चल रही है, वहां देखी, कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपना एक जोन बनाना पड़ेगा। कहीं भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां समझ में आ रहा है, जो चीजें आ रही है, लेकिन जब तक आप एक जोन नहीं बनाओगे, अपना एक पूरा एक जोन बन जाता है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, एक सीरियस स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पा रहा होगा कि किस तरीके से एक जोन बनता है, किस तरीके से। देखो, पढ़ाई वो नहीं होती केवल आप जब पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद भी आपके माइंड में जो चीजें चलती रहती है ना, असली पढ़ाई वो होती है। और ये सीरियस स्टूडेंट भली बात ही समझ पा रहा होगा। और आज के समय में अपने फोकस को एक जगह पर 30 मिनट, मैं बोल रहा हूं 5 मिनट भी टिकाए रखना मुश्किल है। इतना डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल, इंस्टाग्राम, रील्स और तमाम चीजें। तो आपको केवल सही रास्ता पता है, सही स्टडी मटेरियल पता है, सिलेबस पता है, डायरेक्शन पता है। अब कमी क्या है? कमी है केवल आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। यदि मेहनत करोगे, मैं लिख के दे रहा हूं, आपका एग्जाम नहीं रुक सकता है, क्योंकि इससे बाहर चीजें हैं ही नहीं। टेक्निकल में जितनी चीजें आसान है ना, जितनी क्लियरिटी है, उतना नॉन टेक में नहीं है। नेक्स्ट यदि देखें, रीजनिंग सेक्शन को छोड़ देना, रीजनिंग सेक्शन को इग्नोर कर देना, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल जो हमारे टॉपिक है वहां से मिलकर एक पर्टिकुलर एक हैंडसम सा स्कोर मन निकल के आता है जब आपका सिलेक्शन होता है। तो ये तो हो गई देखो सारी चीजें। अब करना कैसे है? सर, ये मिस्टेक हो गई, इन मिस्टेक को हम सुधार लेंगे, इन मिस्टेक के ऊपर फोकस करेंगे। थोड़ा सा गाइड करिए कि हम ये दिन को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम प्रॉपर स्टडी करें। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूंगा, सो दैट की चीजें आपकी क्लियर हो। देखो, सबसे बड़ा हथियार है आपका रेगुलर स्टडी रूटीन बनाना। रेगुलर स्टडी रूटीन कैसे बनाना है आपको? रेगुलर स्टडी रूटीन को मेंटेन करना है। ध्यान रखिएगा, आपका जो सिलेबस है, कोई भी ट्रेड हो, आपका जो सिलेबस है ना, वो पॉइंट वाइज दिया हुआ है ना। जैसे कि फिटर में 31, 32 ऐसा कुछ थ्योरी के पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपके पास में लगभग ये मान के चलो कि 30 दिन का समय है या 25 दिन का समय है ना। तो उन पॉइंट में से आप देख रहे हो कि ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ऐसे पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, एक दिन में
आपको एक पॉइंट को पूरा क्लियर करना है ना। एक पॉइंट में जो जो चीजें हैं टॉपिक में, उस टॉपिक को क्लियर करना है। WCS के टॉपिक को देख लेना है। ऐसे अपना एक डे का रूटीन बनाना है और उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद 3 दिन लगातार टॉपिक को क्लियर करो और फिर तीसरे दिन इनको जो है प्रॉपर एक बार ब्रीफ रिवाइज करो। मतलब समझ रहे हो कि वहां से जो MCQ एक्सट्रैक्शन है या जिस भी तरीके से आपकी प्लानिंग है उस तरीके से प्लान करो। या आप वीडियोस देख रहे हो तो वहां पे चैप्टर वाइज वीडियोस आपकी है, तो कोशिश करो कि एक दिन में एक चैप्टर में 6 से 7 वीडियोस हैं। टोटल 243 क्लासेस है पूरे कोर्स में। तो उन 243 क्लासेस में एटलीस्ट जो AI एक्सट्रैक्शन MCQ है हर चैप्टर के, उनको तो कंप्लीट कर ही दो। वो फिर से यदि कंप्लीट कर दिए, एक बार तो आप कंप्लीट कर ही चुके होंगे, वो फिर से यदि कंप्लीट कर दिए आपकी चीजें नहीं छूटेंगी। साथ साथ में अभी मैं क्या करने वाला हूं, आने वाले समय में आपके कोर्सेज में जो जो टॉपिक है ना, उन टॉपिक से AI एक्सट्रैक्शन क्वेश्चंस और ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी मिल सके और जो है एक डायरेक्शन आपको मिल सके। तो ये एक डायरेक्शन है, इस तरीके से आपको जो है रूटीन को बेसिकली मेंटेन करना है आपके सिलेबस को। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, भाई ये वाली मिस्टेक तो मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव माइंडसेट और कंपैरिजन करना। कंपैरिजन क्यों करना? क्योंकि आप ऑलरेडी एक एग्जाम को दे चुके हो, वहां पर या तो आपका एग्जाम में मार्क्स बहुत ज्यादा आए थे जहां पे आपको ये लग रहा था कि मेरी लाइफ स्टेबल हो चुकी है, मेरा जॉब लग जाएगा, या आपके मार्क्स बहुत कम आए थे जहां आपको लग रहा था मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। दोनों ही जगह ट्रैप है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द वेरी वेरी ये यदि यहां से आप ओवरकम नहीं कर पाए ना, आपका पेपर निकलते हुए नहीं निकलेगा। पहला स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए, उसका माइंड यदि यहां फंसा हुआ है कि यार मेरे तो पहले ही मार्क्स कम आए थे, मेरी तो तैयारी ही नहीं है, लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आए, मेरा कैसे एग्जाम निकलेगा। दिस इज द ट्रैप। या फिर आपके पहले अच्छे मार्क्स आए, आप वहीं पे फंसे हुए हो कि मेरे पहले अच्छे मार्क्स आए, अब पता नहीं मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, क्या मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, मेरा अच्छा स्कोर आएगा या नहीं आएगा। यदि ये थॉट आपके माइंड में घूम रहे हैं, दिस इज द ट्रैप। ध्यान रखिएगा, इस ट्रैप में यदि आप फंसे हुए हो तो आप अपना इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो कि मैं आपको शब्दों में मतलब बयां नहीं कर सकता। बस आप मेरी फीलिंग्स को यदि समझ पा रहे हो दिल से टच करके, तो आप इस बात को समझ सकते हो। तो इन दोनों ही ट्रैप से आपको बचना है। ना तो आपको अपने आप को वीक समझना है, आपको आपका काम है इस समय में, मेरे पास में एक रास्ता है, एक वे है, नहीं है तो मैंने पूरा रास्ता आपको दिल से बता दिया कि भैया यही एक करेक्ट रास्ता है। मैं आपको इस बात से बहुत अच्छी तरीके से भरोसा दिलाता हूं। यदि इस रास्ते पर आप पूरे दिल से बाकी सभी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के चल सकते हो, तो आप आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा वादा है। और यदि आप डिस्ट्रैक्शन में फंसे हो, ओवर थिंकिंग में फंसे हो, आप मुझे बताइए, आज आप सोच लोगे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, केवल आप अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हो। तो आज से ही उठिए और जाइए जिरोक्स वाले की दुकान में, वहां पे बोलिए कि ये जो मेरा सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल के दो, और उस प्रिंट आउट को निकालने के बाद में एक एक टॉपिक को हाईलाइट करो। और हाईलाइट जब करना, जब उस टॉपिक को आप पढ़ लो लेवल 4 की बुक से। ध्यान दीजिएगा, और इसका फोटो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे, और आपके एग्जाम के बाद में आप फिर मुझे फोटो भेजोगे कि हाँ सर मेरा नंबर अच्छे आए, ये मेरा वादा है। तो कितने स्टूडेंट्स ये करने वाले हैं नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, राइट। तो ये आप लोगों का एक पूरा का पूरा प्लान है, लेकिन उससे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आज जोश में जाके आप सारी चीजें कर लो, लेकिन जो स्टडी डेली करना है वो केवल 2 दिन करके आपका मोटिवेशन खत्म हुआ और बैक टू नॉर्मल लाइफ, पार्टीज, रील्स में समय बर्बाद करना, ये चीजें ना हो। आप केवल 30 दिन इस रूटीन को फॉलो करो, थोड़ा सा अपने लाइफ के प्रति सीरियस हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड एक्सपीरियंस। आपने जो भी चीजें पढ़ते जा रहे हो, आपने पेपर दिया, उसके ऊपर ट्रस्ट करो, और यदि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो डेफिनेटली इन चीजों को फॉलो करो, आपको फायदा जरूर मिलेगा। रेगुलरली रिवाइज करना है, लास्ट वीक का इंतजार नहीं करना है कि लास्ट में मैं पूरा रिवाइज करूंगा। मैंने क्या बोला, 3 दिन आपने नए नए टॉपिक पढ़े, फिर 3 दिन में रिवाइज किया, फिर आगे गए, फिर रिवाइज किया, फिर आगे गए, फिर रिवाइज किया। कुछ इस तरीके से चीजें चलती जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आप इन चीजों को फॉलो करोगे।
इन चीजों के प्रति सीरियस हो गए। देखो यहाँ पे मैं आपसे जितनी भी जो चीजें बात कर रहा हूँ ना, ये मैं खुले दिल से कर रहा हूँ, बिकॉज रीजन क्या है, मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की। मुझे पता है कि एग्जैक्टली पेपर स्टूडेंट्स का कैसे निकलेगा। इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम निकालते हैं स्पेशल टेक्नो से, एक एक से इंटरेक्ट करता हूँ, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो मैं केवल आपको वो चीज गाइड कर सकता हूँ। साथ साथ मैं कोर्सेज में ऑल कंटेंट A to Z जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी ही चीजें अवेलेबल आपको करा सकता हूँ। आपको एटलीस्ट उनको कंज्यूम तो करना पड़ेगा, राइट। तो जो भी स्टूडेंट्स BHEL के कोर्सेज में थे, कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि री एग्जाम आपका आ गया है तो उसका कोई बेनिफिट स्पेशल टेक्नो उठाएगा, नहीं। जो फीस आपने दी है उसी फीस में आप पहले से सिलेक्शन तक हमारा भैया कहीं ना कहीं गारंटी है। तो री एग्जाम भले ही हो रहा है लेकिन हम हमेशा आपके साथ है, आपको बस क्लासेस से जुड़ना है। लाइव क्लासेस आपकी टॉपिक वाइज AI एक्सट्रैक्शन MCQ का आज शेड्यूल डल जाएगा। ये एक गाइडेंस थी जिससे कि आप वार्म अप हो जाओ, फिर से तैयार हो जाओ। कई सारे स्टूडेंट्स तैयार नहीं होंगे, तो स्वागत है आप सभी लोगों का कल से लाइव क्लासेस में। मिलते हैं कोर्सेस में एक नई एनर्जी के साथ में और नए जुनून के साथ में, फिर से फोड़ेंगे जैसे इस बार फोड़ा था, फिर रिजल्ट लाएंगे, पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करेंगे। चिंता मत करो, बस आप साथ बने रहो, चीजों को फॉलो करते रहो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।